ऐसी जब फिल्में करते हो, अभी वैक्सीन मॉल जो है, जिस तरह की फिल्म है, मैं सच कहता हूँ, वहाँ एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ हमको ऐसे सब इसने ऐसे परोसा था विवेक, और इतना बेहतरीन रिसर्च करके उसने उसकी टीम ने, और किसी बात कभी नहीं बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में दर्शकों नहीं कुछ उसके, वो पता नहीं, वो महसूस करते हैं उनकी फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए पता है। इस वक्त मोदी जी को अगर मैं नमस्कार करूं तो मुझे विकल्प नहीं, मुझे करना है। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, तो अगर वो मुझे कुछ बातें खलती है तो वो भी मैं बोलूंगा। की आवाज नहीं है, डब किसी और की आवाज में नहीं, नो हो ही नहीं सकता। गुलजार साहब की आवाज कौन डब करेगा? मुझे माफ करें, मैंने कोई और फिल्म देखी है उसमें उनकी आवाज किसी और की डाली हुई है। नहीं, वो डर के मारे उसके भाई उसकी आवाज वैसे आएगी। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनका नाम भर आते ही हम भीतर से रोमांचित हो जाते हैं। आज ऐसे ही कलाकार से नहीं, आज ऐसे एक संगीतकार से ना, आज ऐसे ही एक गायक से ना, आज ऐसे ही एक म्यूजिक डायरेक्टर से ना, बहुत नाना हो रहा है ना। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं नाना पाटेकर जी से। नाना सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको नाना जी कहूँ, नाना पाटेकर जी कहूँ, सर कहूँ? तुझे जो जो सही लगता है वो आपको सही लगना चाहिए। नाना बोलो जी, मैं आपको नाना कहूंगी। तो सर, सबसे पहले मैं गमन पे आऊंगी 1978 मुजफ्फर अली साहब। उससे भी पहले मैं उन नाना से बात करना चाहूंगी जो 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के रहे होंगे। सिनेमा से उनका पहला संबंध किस रूप में? मैं थिएटर ही कर रहा था बस, मैं खुश था वहाँ। स्मिता पाटिल जो थी उसकी वजह से मैं फिल्मों में आया। उसने कहा नहीं नाना, एक ही बात तुम इतने लोगों के सामने जाओगे, जो कहना है वो इतने लोगों को कह सकोगे, तो फिल्मों में आ जाओ। मैंने कहा मैं उस माध्यम के बारे में जानता नहीं और मैं खुश हूँ थिएटर से, क्योंकि मैं एक बार करके तो देख, इसलिए मैंने उसके साथ पहली फिल्म की थी, पहले गमन थी, और गमन के बाद मैंने बिल्कुल कुछ किया नहीं। तो फिर आज की आवाज़ जो थी वो मैंने की, रवि चोपड़ा की। छोटा सा किरदार था, कोई बड़ा नहीं था, लोगों को अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक के बाद एक स्मिता के साथ काफ़ी मैंने फिल्में की, 7-8 की। एक हमने हिंदी फिल्म की थी सूत्रधार, जो स्मिता और मैं थे मुख्य किरदार में, और बाकी गिरीश कर्नाड थे, आशालता बाबू थे। तो स्मिता से अच्छा रिश्ता था मेरा, दोस्त थी, पुणे से थी और बहुत पहले से जानते थे। और हिंदी उतनी अच्छी जुबान नहीं थी मेरी, जैसे आज मैं टूटी फूटी ही बोलता हूँ, लेकिन फिर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आदत हो गई और करने लगे काम। जी, तो आप जब खुद फिल्मों में आते हैं बतौर एक्टर और डायरेक्टर्स के साथ में, आप बाकी एक्टर्स के साथ में मिलना होता है, वो एक अलग जर्नी है। बट उससे पहले जो हम सब जो सिने गोयर्स हैं, हम लोग जब फिल्म को कहते हैं कि हमें राज कपूर पसंद है, गुरदत्त पसंद है, आपके साथ कभी ऐसा रहा कि फिल्मों में आने से पहले या थिएटर से भी पहले कुछ आपके माइंड में ऐसा था कि आपको किसी की फिल्में भाती हुई या कुछ एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हो, किसने बहुत आपको इन्फ्लुएंस किया हो? मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती थी नूतन जी, और एक्टर थे मोतीलाल जी और बलराज साहनी साहब। मतलब मैं उनसे बहुत ही प्रभावित था। आज भी मुझे अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती, बहुत होता हूँ, तो मैं उनकी फिल्म में देखता हूँ कितने आसानी से काम करते थे उस वक्त। मतलब आज हम कहते हैं बड़ी स्वाभाविक एक्टिंग करते हैं वगैरह, वो नहीं, वो उस वक्त उनका वो जो था इतने बेहतरीन तरीके से करते थे दोनों। मोतीलाल जी हालांकि दोनों किस्म के रोल करते थे। अगर अमीर है तो अमीर का, अगर गरीब है तो गरीब का। मतलब 2 बीघा जमीन और तलाश, ये दो, मतलब एक ये कोना है, एक दूसरा वो सिरा है। तो उस तरह से उन्होंने जो निभाया है हमारे बलराज साहनी साहब ने, तो मुझे उनकी फिल्में बड़ी रास आती थी, बहुत बेहतरीन काम था। नूतन जी मतलब
हम सिर्फ इतना ही देखते थे उनको, उसके नीचे कभी हमने देखा ही नहीं। उनका शरीर कैसा हमको मालूम नहीं, वो आंखें ऐसी थी उनकी कि वो बिल्कुल अरेस्ट कर जाती थी हमें। मोतीलाल जी एक उनकी फिल्म थी, आपको शायद मालूम नहीं होगी, मिस्टर संपत करके एक फिल्म थी, आप वो देखेंगे तो मतलब आज भी कोई नहीं पाएगा वो। क्या कमाल का परफॉर्मेंस है उनका, छोटी छोटी बातें हैं। तो बस वो बाकी के तो है। दिलीप साहब बहुत अच्छे लगते थे, नसीर मुझे बहुत अच्छा लगता था। नसीर के प्लेस देखने के बाद मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस करता था। बहुत बेहतरीन कलाकार तो है बहुत वैसे, लेकिन ये खास तौर पे ये तीन जो लोग हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित था। आपने सर अभी जिक्र किया बदासानी साहब का। दूरी का जमीन की अगर मैं बात करूं तो विमल दा के पास जब पहली बार मिलने के लिए गए थे, जब कास्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने देखते ही मना कर दिया। हाँ, एरिस्टोक्रेटिक हो तो हम तुमको नहीं कास्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, वो बिल्कुल वो वैसे बन के गए। तो पहले तो विमल दा ने उनको पहचाना तो इतना नहीं, वो एक डिवोशन था। हालांकि बल्लासानी साहब वो कम्युनिस्ट थे और काफी उनका एक अपना एक ग्रुप था पूरा आर्टिस्ट का, जो काफी सभी के अब्बास थे, वो कम्युनिस्ट विचार सरणी के थे वो, और वो बड़े कट्टर थे, ऐसे नहीं कहने के लिए, लेकिन बहुत। तो उनका वो रहन सहन ही कमाल का था। तो मतलब उनको लेना वो मुनासिब नहीं समझा विमल दा ने, लेकिन वो उन्होंने उनको वो खुद जाके वो हाथ की वो रिक्शा वो खींचते थे और मतलब पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया वो सुबह से, तो एक दिन बेहोश हो गए। काफी कहानियां उनके बारे में। फुटपाथ पे सोते रहे सर 7-8 दिन तक, और रिक्शे वालों को किसी ने पहचाना नहीं। that's जी। तो मेरा सवाल सर आपसे ये था कि मैं पूछना आपसे ये चाह रही थी, जब बारात सानी एक रोल में ढालने के लिए हमने सुना उस वक्त ऐसे बहुत से कलाकार थे जो उस किरदार में आने के लिए इस तरह के अटेम्प्ट्स किया करते थे। आपके साथ कभी ये चुनौती रही कि किसी कला पात्र में आपको अपने चरित्र में ढालने के लिए आपको इस तरह के कुछ एफर्ट्स या अटेम्प्ट्स डालने पड़े? अब बात यह है कि जब से लिखते थे तब से मैं वो उसमें अपने आप को शामिल कर देता था। तो वो जो प्रोसेस था वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का, तो वो लगातार उनके साथ रहने के बाद वो वैसे ही वो चला जाता था। रही बात वो प्रहार की, तो उसके लिए मैं 3 साल वहाँ बेलगाम में था MLI के साथ, मराठा लाइट इन्फेंट्री में, और वो तब जाके वो तुम कुछ कर पाते हो, नहीं तो होता नहीं। अब आर्मी का जो डिसिप्लिन है, उनका दिखना, रहन सहन, चलना, उनकी आंखें, तो वो हमको वो उसके बाद हमको लगा कि नहीं अब ठीक है। तो फिर हमने वो शूटिंग शुरू की। अपने जो आर्मी के चीफ थे VK सिंह, वो उस वक्त वहाँ थे कमांडर कमांडो विंग हमारे जेरी गोंजाल्विस थे, और उनके डिप्टी ये थे VK सिंह थे। उन्होंने काम भी छोटा सा किया प्रहार में। हमारे ये गुजर गए कमांडर जो है, परसों हाल में ही गुजर गए, जेरी गोंजाल्विस। लेकिन वो कुछ रोल ऐसे होते हैं कि तो आपको वो करना ही पड़ेगा। बेन किंग्सले ने गांधी जी करने के लिए कितनी मेहनत की थी, तो वो तो करना ही पड़ेगा। हमारे मराठी का एक एक्टर है सुबोध भावे करके, हमारे बहुत ही बड़े कलाकार थे पहले। वो मतलब महिला का रोल अदा करते थे, बाल गंधर्व, बहुत बड़े कलाकार थे। तो उनका किरदार क्या था सुबोध में, इतना बेहतरीन किया था। मतलब फिर मैंने समझा ये तो हमको, एक तो पहले उतनी खूबसूरत हम है नहीं, क्योंकि हम अगर वो ऐसे साड़ी पहन के जाते तो हम कुछ और ही दिखते, लेकिन वो लगता था वो हूबहू लग रहा था कि वो बाल गंधर्व है। बहुत अच्छा काम किया था वो। तो उसके लिए आपको उसमें ढालने के लिए कोशिश तो करनी पड़ती। दिखना भी है तो आप कैसे दिखते हैं वो तो है एक बात, लेकिन वो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मैं गमन से शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल सर मन में, और एंग्री यंग मैन जब गढ़ा गया राजेश खन्ना के बाद अर्ली 70s में,
तो कहा यह गया कि पॉलिटिकल जो पूरा जो सिस्टम हम लोगों का था उस समय, जयप्रकाश नारायण, युवाओं में एक रोष आने लगा 70 के दशक में कि रोजगार नहीं है, देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, तो वो उसको दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए हमें एक मसाया कोई चाहिए था, तो वो अमिताभ बच्चन के रूप में हमें मिला। दिस इज व्हाट वाज टोल्ड। आपके साथ सर ये है कि आप हर फिल्म में अंडर करंट में वो एंग्री यंग मैन रहता है, यू आर अ मसाया। नहीं, लेकिन एक बात बताया, जी। घुटन तो है, वो हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है उससे वो एक गुस्सा तो है, घुटन है, सभी कुछ अच्छी बातें नहीं। आज मैं खुश हूँ थोड़ा सा आज के दिनों में, लेकिन एक ऐसा वक्त था कि अंदर एक घुटन थी, सफोकेशन था, गुस्सा था, बहुत दुख था। तो वो उसको उजागर करने के लिए ये कैमरा के अलावा हमारे पास दूसरा कोई माध्यम था नहीं। और आप एक ही डायमेंशन की फिल्म करते रहोगे तो उसमें मजा नहीं है। चलो वो वेलकम जैसी फिल्म हो अगर, तो उसमें चलो थोड़ी हंसी मजाक, उसमें कोई लॉजिक है नहीं। लेकिन ऐसी जब फिल्में करते हो, अब ये वैक्सीन वॉर जो है, जिस तरह की फिल्म है, मैं सच कहता हूँ वहाँ एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और हमको ऐसे सब इसने ऐसे परोसा था थाली में, विवेक ने, और इतना बेहतरीन रिसर्च करके उसने, उसकी टीम ने, और किसी बात की कमी नहीं थी। जाना है, काम करना है। वो थोड़ी कई टेक्निकल टर्म्स थी, हालांकि साइंटिस्ट थे तो हम अंग्रेजी उतनी आसानी से बोल नहीं पाते, तो हमने कहा था यार वो माफ़ कर देना, पहले दे देना, फिर हम रट के बोलेंगे। तो वैसे हम करते रहे। लेकिन जिस तरह की फिल्म बनी है हमारे यहाँ, एक होता है ना कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, इसका एक अभिमान है मुझे कि मैं बड़ा खुश हूँ, फक्र है। कुछ बताना चाहेंगे? हाँ? सर, कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में दर्शकों नहीं, के कुछ लिए? उसके वो बता नहीं, वो महसूस करने की फिल्म है। वो उसमें बताने लायक कोई चीज है नहीं। वो तुम देखोगे, मैं शक से कहता हूँ, तुम ऐसी कभी नहीं बैठोगे, तुम ऐसे बैठोगे जी। और देखती रहोगे, और फिर पता चलेगा ये ऐसे घटा था, हमें मालूम ही नहीं। हम तो आमतौर पे हमारे क्रिकेटर है, फिल्म आर्टिस्ट है, उनको हीरो बनाते हैं, लेकिन हमारे असली हीरो ये जो है साइंटिस्ट जो है, जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, और उन्होंने भी कभी वो चिल्ला के बोला नहीं कि हमने ये किया था, कुछ नहीं। तो ये एक आइसोलेशन में रहते हैं, बिल्कुल अपनी ही इसमें, अपना काम था, हमने कर दिया, हमने कौन सी मेहरबानी की, ये एटीट्यूड है बहुत कमाल के। 70% औरतें, और वो जो बलराम भार्गव जी है उनका मैंने किरदार निभाया है। तो मैं मिला नहीं था उनको, और ना ही उनसे बातचीत की, ना तो फोन पे बात की। मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा कि उतना वक्त मेरे पास है नहीं कि मैं उनको समझ सकूं। अगर 1 साल या 6 महीने होते ना, तो भी मैं लगातार मिलता रहा, बात पढ़ने में मजा है। वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, वो मुझे लेना देना नहीं। वो सोचते कैसे, अगर वो ढाल दो अपने आप में, तो बहुत आसान हो जाता है वो किरदार निभाना। तो उतना वक्त था नहीं, तो मैंने कहा विवेक को तू मुझे समझा दे, उस तरीके से मैं करने की कोशिश करूँगा, और देखते हैं। वो उनके लिए अभी हाल में एक शो हुआ था, सभी साइंटिस्ट आए थे, तो आँख में पानी लिए मुझे कहते हैं आपने कैसे किया है, हमको तो आप मिले नहीं थे, आप जानते नहीं हमें, बावजूद आपने। तो मैंने कहा ये क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को, उसने मुझे जो कहा वो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन आपका डायरेक्टर अगर सही है ना, और लिखाई सही है, तो बहुत आसान हो जाता है। हम यहाँ कहते हैं कि, और क्या होता है, जो लोग है, आवाम है, जनता है, वो सब क्रेडिट हमें देती है, वो हमारा क्रेडिट नहीं होता, वो होता है हमारे लिखने वाले और वो हमारे डायरेक्टर के। और जाहिर है कैमरा बाकी का जो है वो बराबर नहीं लिया, वो तो हमारा होता ही है, लेकिन मेन हमारा डायरेक्टर जो है जिस तरह से हमको परोसता है, तो बहुत आसान हो जाता है। देख लो, ये बहुत अच्छी जरूर जी, हम सब दर्शकों से कहेंगे जरूर इस फिल्म को देखें, और हम सब इस बात को मानते भी हैं कि जिस फिल्म में नाना जुड़ जाते हैं वो फिल्म देखनी ही होती है। देखने के बाद आप प्रतिक्रिया दें वो अलग बात है। नाना सर, आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं? नहीं, वो निर्भर होता है डायरेक्टर कौन है। अगर डायरेक्टर परिपूर्ण है तो मैं वो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, अगर वो नहीं है तो फिर मैं दखलंदाजी करता हूँ। और वो मतलब मुझे लगता है वो
सही है गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये गलत हो रहा है, तो मैं कह देता हूँ कि नहीं यार ये ऐसी नहीं है बात है, मुझे ऐसे लगता है। खैर कई बार मान लेते हैं, कई बार नहीं मानते, झगड़े होते हैं, फिर गाली गलौच नहीं होती। लेकिन मैं आजकल तो मैं ऐसे होता हूँ, मुझे जब रास नहीं आती बात तो मैं वहां से निकल जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, मैं अपनी वैनिटी में हो या रूम में हो, मैं बैठ जाता हूँ। क्या है, एक बार अपने हाँ बोल दिया है कि ये फिल्म करेंगे हम, तो इसलिए अभी अभी जाके हम दूसरी फिल्म कर रहे हैं, तो जब से लिखाई हो रही है तब से हम बैठ रहे हैं, तो उसका मैं हिस्सा बन जाता हूँ। तो मैंने कहा सेट पे जाके हम अगर डिस्कस करते रहेंगे तो वो मजा नहीं है। और फिर होता है ना, कभी तू कहेगी कि नहीं ये सही है, मैं कहूँगा ये सही है, फिर वो वहाँ झगड़ा, मजा नहीं आता। तो मैंने कहा जो भी है यहाँ हम ये तय हुआ, ये स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी यही है, हाँ ठीक है। तो 2% 3% आप इम्प्रोवाइज करते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरी फिल्म अगर इम्प्रोवाइज करते रहोगे तो वो तो झगड़ा होना बिल्कुल सही है, होंगे ही, मुनासिब है। सर 50 के दशक में 60 के दशक का एक रोमांटिसिज्म था, नया दौर जैसे फिल्में बीरा चोपड़ा लेकर आते हैं, मशीन और मानव और कृषि गांव, ये सब बातें आती हैं। 70s में हमने कहा युवाओं को लेकर फिर एक नई तरह की कोशिश। 80s में आते आते हैप्पी गो लकी, अजीब तरह के गाने, अजीब तरह की फिल्में, कंटेंट कहीं दिखा नहीं, राइटर्स नजर आए नहीं, बहुत अलग अलग तरह का हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मैं कहूँगी ट्रांजिशन ही था वो एक तरह से। आप क्या महसूस करते हैं कि एक वक्त था हमने इश्यूज को उठाना शुरू किया, कल्प्रिट कौन है कुछ फिल्मों में ये दिखाना शुरू किया, गोविंद इलानी अरसत्ते लेकर आते हैं ओमपुरी के साथ, तो उसमें वो प्रोटैगनिस्ट भी है और वो आक्रोश, वो रोष, वो गुस्सा व्यवस्था को लेके वो निकल के आता है भरपूर। फिर केतन मेहता लेकर आते हैं मिर्च मसाला, जिसमें कि हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जहां आपको लगे अन्याय हो रहा है तो आप खुद बैटन उठा लीजिए किसी भी फॉर्म में। वहां से आते आते फिर ये फिल्में हो जाती हैं कि आप सीधा खुद ही पॉलिटिशियन को मार रहे हैं, जो करप्शन कर रहा है उसको मार रहे हैं। फिर आप फिल्में लेकर आते हैं नायक जैसी, आपकी भी बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें कि आम जनमानस को कहा जा रहा है कि तुम नायक हो, तुम जहां जुड़ जाओगे समाज बदल जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगी। अब आते आते हम देख रहे हैं कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स, ये वो सब, उसमें सब कुछ ही बदल गया। हर व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहा है, अपनी तरह से दे रहा है, उसमें वायलेंस है, उसमें सेक्स है, उसमें सब कुछ कहीं से भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो हर व्यक्ति हीरो हो गया, आदर्श रहे नहीं। आप मानते हैं इस बात को या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मुझे सही लग रहा है, जो मेरे जहन में जो बात है वही तू बोल रही है, बोल आगे क्या। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं? जो सिनेमा की पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, महबूब खान, वी शांताराम, जिन्होंने एक बार ये भी कहा था, मैं उनके बारे में आपसे अलग से, क्योंकि मैं मराठी उस पर अगर आऊँ थिएटर या सिनेमा पे, तो बड़ा उनका काम मैं जब देखती हूँ, और उन्होंने पूरा पश्चिम के टाइम मनोज कुमार जी से कहा था कि मनोज अच्छी फिल्में बन जाती हैं, इसलिए महबूब खान के आसिफ एक ही मुगले आजम बनाते हैं, महबूब खान मदर इंडिया एक ही लेकर आते हैं, आवारा आज भी राज कपूर से जोड़ी जाती है। तो ये जो एक होता है कि बन जाती है अच्छी फिल्में, तो बिल्कुल आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने किया, मैं सच कहता हूँ कि मैं अगर मुझे किसी फिल्म का कहीं डायलॉग मुझे बोलने कहोगी तो मुझे नहीं याद, क्योंकि वो हो गया, हो जाता है उस वक्त, वो तुम्हारे अंदर आ जाता है, जहन में, वो दिमाग में होता है, वो माहौल होता है। और आइसोलेशन में अगर मुझे अभी कहोगी तुम वो बताओ तो मुझे नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं ना, वो हम खून में ही नहीं है, जहन में नहीं है, मेरे रगों में नहीं है इस वक्त, तो वो फिर लफ्ज आएंगे। लेकिन वहां जब हम करते हैं तो वो पूरा हमारा मालूम है हमको, वो ग्राफ क्या है, यहाँ का है, कैसे करना है। हमने एक मराठी फिल्म की थी नट सम्राट जी, तो नट सम्राट का जो सबसे कमाल की बात उसमें यह है कि मैंने बहुत, 1 साल तक मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, मैंने दूसरा कुछ किया नहीं, और मैं ऐसे घूमता था। फिर हमने क्लाइमैक्स दूसरे या तीसरे दिन किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी काटते 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 उल्टी शूट किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लाइमैक्स, तो मेरा डायरेक्टर इतना कमाल का था, महेश मांजरेकर था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरे भी जहन में वो होना चाहिए ग्राफ पूरी तरह। बड़ा मुझे आज भी मैं फिल्म देखता हूँ, बहुत मतलब क्या कहेंगे, हाँ मतलब ऐसे ही ज़्यादा इमोशनल क्या बोलते हैं हम। तो मैं कहता था कि यार ये जरा ज्यादा ही है, नहीं यार ये ऐसे ही करना, इसका जॉनर वो है तो उसी तरह से करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पहले वो नाटक किया था डॉक्टर लागू जी और दत्ता भट्ट जी थे, तो मेरे सामने, तो मैंने देखे थे उनके परफॉर्मेंस, तो मेरे सामने रेफरेंस था
अब उसमें जब मैं डॉक्टर करने के पहले डॉक्टर लागू साहब को मैं मिलने गया, तो उस वक्त उनको थोड़ा डिमेंशिया शुरू हुआ था। तो मैंने कहा मैं नाना, हाँ बस 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 बस। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं वो फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तो वो मुझे कह रहे थे कि एक ध्यान में रखना, वो उस वक्त कैसे कहा उन्होंने मालूम है, मेलोड्रामा बहुत है उसमें, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते वो देखना। क्योंकि हमारे कुसुमाग्रज जो थे, तो तात्या साहब शिरवाडकर जिन्होंने लिखा था ज्ञानपीठ अवार्ड है उनको, तो उनकी भाषा इतनी समृद्ध है, इतने बड़े बड़े ऐसे, बहुत मजा आता है उनको बोलने में। तो लेकिन उसके बाद जो कहानी है वो वही अपनी एक घर की कहानी, बाप ऐसा है, बेटे ऐसे हैं, तो वो नाविन्य उसमें वही था कि वो उनकी भाषा। तो इनकी ये बात मैंने जहन में रखी थी। लेकिन फिर भी वो क्या है, जहाँ मिलो हमको, हमारी जो ऑडियंस अब तो कह रही थी कि उस वक्त पृथ्वीराज कपूर ऐसे थे, सोहराब मोदी ऐसे थे, मोतीलाल जी ऐसे थे, और फिर जनरेशन भी तो बदली है, मीडियम्स बदले हैं, आपके सामने क्या क्या नहीं आया है। तो अब हम पुराने हो गए, हमको मानना चाहिए, हमको ये मानना पड़ेगा कि फिर भी हम उनके साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हम वो हजम नहीं कर सकते। हमको लगता है कि नहीं यार ये गलत है, और उनको कहने जाओ ये गलत है तो वो मानेंगे नहीं। हमारी पुरानी फिल्मों में वायलेंस नहीं था, बहुत था, लेकिन वो दिखाने का जो जरिया था वो अलग था। मुझे लगता है कि कन्हैयालाल जी जब वहाँ वो करते थे उसमें मदर इंडिया में, तो मुझे वैसे लगता था कि मैं कुल्हाड़ी उठा कर उनको 2 टुकड़े कर दूं, इस तरह का परफॉर्मेंस था उनका। तो वो जो इनहेरेंट वायलेंस होता है, वो जो लालच होती है, हवस होती है, अन्याय जो जिस तरह अन्याय सर जो होता है समाज तो वो उन्होंने कहा, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन था आज बहुत ऑब्वियस तरीके से जो होता है वो मत देखना, मतलब इंटरनेशनल सिनेमा में भी वैसे हो रहा है, तो यही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका हिस्सा होना मुझे थोड़ा सा, मैंने नहीं की ऐसी बात नहीं, मैंने भी ऐसी फिल्में की है, लेकिन अब लगता है कि लगातार हम हमारे बच्चों के सामने यही रखेंगे तो क्या होगा, लेकिन क्या करें। अगर आप कहते हैं कि आप भी ऐसा करते आए हैं, तो मैं फिर कहूंगी, यशवंत की बात हो, क्रांतिवीर की बात हो, तिरंगा की बात हो, आप करते हैं, एग्रेशन भी है, गुस्सा भी है समाज को लेकर, व्यवस्था को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अंतर्निहित होता है आदर्श और मौलिकता। आप जब भी गुस्सा करते हैं तो आप एक बड़ा ही जो स्टेटमेंट उसमें आता है, जो संदेश उसमें आता है, वो इतना गहरा होता है कि वो आने वाली जनरेशन को गिरा सकता है। तो मैं उसको इक्वल नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्षमा करें। वायलेंस के भी बहुत सारे फेसेट हो सकते हैं, यू कैन जस्टिफाई योरसेल्फ, बट नाना पाटेकर जब वायलेंस या एग्रेशन दिखाते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होता है। इट्स अ क्लियर स्टेट मैसेज टू द सोसाइटी। जब वो लहू मिलाने की बात करते हैं, मच्छा का एग्जांपल देते हैं, वो तो मुझे मतलब कई लोगों ने कब उस वक्त ये कहा था, मैं तो अव्वल कोई धर्म जात में मानता नहीं। मैं, मेरा शफी नामदार जो था, कमाल का दोस्त था मेरा, वो मुझे वो कलमा पढ़ाता था, नाना ये ऐसे बोलना है, ये ऐसे है। मैं जब गुलाम मुस्तफा कर रहा था तो मुझे सिखाता था ये ऐसे बोलो, सिरातल मुस्तकीम, वो उसका एक जो एक सिखाने का, और वो ऐसे ऐसे करके एक और मारता भी था मुझे। लेकिन ऐसे दोस्त होना ना, ऐसे मतलब मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे कमाल के ऐसे दोस्त हैं, थे, है अभी भी। और मुझे कभी वो फर्क ही महसूस नहीं मैंने किया मुसलमान और हिंदू में। हाँ, मैं है साथ में, हमको साथ ही रहना है, हमको साथ ही आगे बढ़ना है, तो हम करेंगे। और इतनी बड़ी ऊर्जा है, हमको सभी का इस्तेमाल करना चाहिए देश के लिए। और मैं समझता हूँ हमारी पहचान ही क्या है, देश के अलावा हमारी पहचान क्या है। आज जाके मुझे लगता है कि ये चंद्रयान है, हमारी ये जो वो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, ये इन्वेंशन जो है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। और इससे बड़ा और क्या होता है, इससे मतलब मैंने कल
बात करते हुए कहा, मैंने कहा हमारा स्तर कितना ऊंचा हो गया, कहाँ गए हैं हम। कोई कहता है मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, आप जानती हैं, लेकिन मैं इस वक्त मोदी जी को अगर मैं नमस्कार करूँ तो मुझे विकल्प नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, तो अगर वो मुझे कुछ बातें खलती है तो वो भी मैं बोलूँगा, लेकिन आज इस वक्त हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो भक्त हो गया, मैंने कहा नहीं यार, मैं भक्त किसी का नहीं होता, मैं मंदिर में भी नहीं जाता, लेकिन जो बातें अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। आपको बोलने की आपकी औकात होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और मेरे सभी जात धर्म के आज तक आपको मालूम नहीं होगा कि मेरी जात कौन सी है या मेरा धर्म। आप तो खैर तो पाटेकर हूँ तो आपको मालूम है, लेकिन आपको जात नहीं मालूम होगा। खैर अव्वल तो धर्म भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं। कलाकार का कोई धर्म भी नहीं होता, जात भी नहीं होती। तो हमने इसमें कुछ बहुत एक अहम बात कही है वैक्सीन वॉर में, मुझे लगता है वो बहुत सही है। हमारी पहचान क्या है, भारतीय ये हमारी पहचान है, इसके अलावा हमारी पहचान क्या है। तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमको उसी नाम से जाए। कोई मुसलमान भी हमारा जाते हैं, हम कई प्रदेश में, दुबई में कहते हैं ये हिंदू मुसलमान है। क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। मेरा मोहम्मद करके बहुत पुराना दोस्त है, मैंने दुबई में रहता है पिछले 40-45 साल से, 50 साल से। तो अल ऐसे लिखा हुआ था, तो मुझे उसका मतलब नहीं है, तो मालूम नहीं था। तो मोहम्मद मुझे कह रहा था, मैंने कहा अल मतलब क्या होता है? तो कहता है हम ना जैसे हम लोग श्री लिखते हैं ना, वैसे ये अल लिखते हैं। अब ये मोहम्मद कह रहा है हम लोग जैसे श्री लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारे यहाँ का वो एक दूसरे को या अपना देश और मैं, हमें एक है, ये समझने का जो तरीका है वो मोहम्मद के रूप से मुझे नजर आया था। मैं अपनी हर फिल्म में ये कहने की कोशिश करता हूँ, ये समझ लो हमको साथ में ही रहना है, साथ में ही रहना पड़ेगा। अब ये कोरोना के दरमियान सब लोग जात और धर्म भूल गए थे। कोई किसी का धर्म नहीं था, जात नहीं थी, कुछ नहीं था, सब एक थे, डरे हुए थे। और डर का कोई धर्म नहीं होता, और जैसे डर का धर्म नहीं होता, वैसे अत्याचार का भी कोई धर्म नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए। और अब जाके ये इनके जहन में क्या है, ये जो सियासतदान है, इतना अगर आज भी नहीं समझेंगे अब तो कब समझेंगे? आज अभी महिला आरक्षण बिल पे आपने देखा जो डेवलपमेंट हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि जी बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है महिलाओं के उत्थान के लिए रिजर्वेशन चाहिए अपने को। हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेचुरली कुछ चीजें होंगी, वी नीड टू अपलिफ्ट देम। बिल्कुल। बट नाना सर ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में जो हम देख रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, वेरी मेनी अदर एक्टर्स दीस डेज, एंड दे डोंट इवन लाइक टू बी कॉल्ड एक्ट्रेसेस, दे से कि वी आर एक्टर्स। डॉक्टर्स नहीं होता है, सो एक्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वी कॉल एक्टर्स, देयर इज नो जेंडर। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि नाउ दे आर इनटू प्रोडक्शन, they have their businesses, ventures, everything. So now they are in the position with authority कि हम लोग अपनी तरह से चीजें मैनेज कर सकते हैं। But on the contrary, when it comes to the depiction of any kind of character, उस रोल में जब वो आते हैं तो पठान में आपने देखा कितना कंट्रोवर्सी हुआ, the kind of dress she was wearing in that. मैंने कोई मैं जो देखता हूँ ना उसके मेरा, और प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अगर मैं ये बताऊं ना, अगर बोलूं मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, नाम लेके बोलना चाहता हूँ कभी कभी, लेकिन क्या होता है फिर हमको जो करना है वो कहीं दूर रह जाता है और उतना ही अंडरलाइन कर लेते हैं। मुझे कहना क्या है, मैं फिक्र है कि हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके सामने हम क्या क्या रखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। वैसे तो हम कल भी कमा रहे थे, वो मुट्ठी भर हमको बहुत होते थे। अब हमारी चाह बढ़ने लगी तो पैसे भी हमको ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, लेकिन वही हर एक का नज़रिया है, हम क्या बोले, हम किसको, हम अपना काम जो है वो उस ढंग से करने की कोशिश करें बस। अभी हम एक बहुत कल कैसे होता है, वो ऐसे अंदर ही रहता है कि
एक हाथ फिल्म अगर करनी है तो मेरे वो जहन से जाती नहीं है। तो अभी जब तक वो शूटिंग पूरी नहीं होती तो वो अपने अंदर ही वो रहता है वो कैरेक्टर। तो मैं कल फोन करके बोल रहा था उसको डायरेक्टर को, मैंने कहा देखना वो आखिर का सीन ऐसा है ना, वो ऐसे करते वो बोलेगा तो वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से, और ये अगर ऐसे होगा तो ठीक है। तो कहता ना यार आप इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है यार। तो मैंने कहा मैं देखते वक्त कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो वो तो है ही एक तरीका, लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसे करेंगे तो, और मेरा डायरेक्टर वो कमाल का है, बहुत अच्छा है, मतलब बता ही तो मैं जी अनिल शर्मा जिसने अपनी गदर बनाया। मैंने कहा गदर एक अलग किस्म की फिल्म है, ये अलग किस्म की फिल्म है, अब भी करना चाहेगा तो। आप जर्नी की बात कर रहे हैं? हाँ जर्नी। तो कहता है हाँ। मैंने कहा देख ले वो फिल्म अभी तुम्हारी हिट हो गई, तुमको उस तरह की फिल्म करनी है तो वो कर लो, ये शेल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो कहता है नहीं वाह। तो मुझे अच्छा लगा उसका, एक बिल्कुल अलग तरीके की एक फिल्म करना चाहता है, और उसी की वजह से मैं उसका हिस्सा बन रहा हूँ। और एक बार यहाँ लिख दो ना तो फिर आसान हो जाता है सेट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्टर होने के नाते तुम्हें सब कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, उतना थोड़ा बहुत आता है, कर लेते हैं। बासुदा, ऋषिदा, गुलजार साहब, वो सिनेमा आप मिलता नहीं। देखो भाई, उस वक्त हम पैसे कितने लगाते थे, लागत भी कितनी थी, इतनी सी लागत थी, एक्टर्स भी बहुत कम पैसे में काम करते थे ऐसे लोगों के, डायरेक्टर्स के साथ। आज की लागत इतनी है, वो तो चाहेंगे कि हमारे पैसे कैसे वापस आएंगे। अब मैं 150 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा तो मैं 150 करोड़ की जगह 300 करोड़ तो कमाना चाहूंगा। अब फिर वो कमाने का जरिया क्या है वो तय करेंगे। वही बोलता हूँ ना, मैं पुराने ख्यालात का हूँ, मुझे उसी तरीके से वो करने में, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि लोग अच्छापन देखना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, उनको अच्छी तरीके से आप एक बार करके दिखाइए लोगों को, फिर वो बाद में कंपेयर करेंगे वही, क्योंकि इवेंचुअली आने वाले देखने वाले कौन है वही है। तो आप वो मौका उनको दे दो, उस तरह से तुमको जो लगता है उस तरह से करके दिखाओ और लेट देम कंपेयर इट। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक बार कहा था कि ये बड़ा, महेश भट्ट जी को शायद उस प्रीटेक्स्ट में बात हो रही थी कि ये बड़ा, हम लोग बोलते हैं कि जो समाज में घटित होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है। ये भी समाज में जो घटता है वो सभी कुछ हम क्या क्या दिखाए वो भी तो है ना। समाज में जो घटता है मैं मानता हूँ कि वही वो प्रतिबिंब है, आईना दिखाता है, हम ये सब कुछ मानता हूँ, लेकिन ये भी हम तय कर सकते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। आप बिंदु जी के साथ कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 कर रहे होते हैं, फिर आप कभी तब्बू जी के साथ में कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल डांस कर रहे होते हैं, वजूद में डांस बाबू जी मतलब के उसको मुझे तो ये मलाइका अरोड़ा खान के साथ कर रहे होते हैं, तो वो लाना कहाँ से आ जाते हैं बताइए। नहीं, अपने को अपने खुद को एज एन एक्टर वो एक टटोलने का तरीका है, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या। हालांकि मैं हमेशा वो हमारे कोरियोग्राफर डांस डायरेक्टर उनको हमेशा कहता था कि भाई एक बार हमने नाच दिया वैसे हम दोबारा नहीं नाचे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं हमने क्या शम्मी कपूर है, उनका वैसे ही हमारा परफॉर्मेंस एक बार कर दिया कि तो आप बाद में दोबारा कहेंगे कि नहीं तो आप स्टेज पे बैठ कर करके दिखाओ, तो होगा नहीं, हमसे हो जाता है। एक बार वो कर दिया हो गया। और ऋषि कपूर जो था तो हम काम कर रहे थे हम दोनों में, तो मैंने कहा ऋषि चिट्टू ये ठीक नहीं था, वो 1 मोर कर दिया, नहीं यार 1 मोर, मैंने कहा नहीं यार, अच्छा दूसरा टेक ओवर, मैंने कहा नहीं ठीक नहीं है और एक यार, और फिर गाली गलोच इधर हम 4 हो गए टेक। यार तुम थिएटर वाले लोग हो, तुमको याद आता है, हमको नहीं, हम एक बार कर देते। मैंने कहा अच्छा चल एक 5वां फाइनल टेक। यार इसको निकाल दो यार, कौन डायरेक्टर हो नहीं छवि, तू डायरेक्टर है, ये क्या मेरे को परेशान कर रहा है। मैंने कहा एक बार करना है यार, और फिर गाली देके फिर वो एक कर दिया। लास्ट का टेक जो है तो एक बेहतरीन किया था उसने। तो मैंने कहा देख ले तू, छोड़ो यार शाम के कितने बजे अभी निकलना है हमको। मैंने कहा चिंटू देख, और वो टेक देखने के बाद हाँ वो कभी कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उनका तरीका है क्योंकि उन्होंने थिएटर किया, हमको जितनी बार हम रिहर्सल करेंगे उतना हमें लगता है कि नहीं वो और स्वाभाविक हो जाएगा। आखिरकार एक्टिंग क्या है, हम पूरा रट लेते हैं, पूरा हमारी जुबान तो होती नहीं, सभी कुछ लिखा हुआ होता है, वो
बार बार करके करके फिर हम वो लफ्ज हमारे हैं ऐसे आपको दिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्टिंग। तो ऐसे हमारे अभी सूझा हमको, हमारे जहन से, हमारे दिमाग से वो लफ्ज निकले हैं, ऐसे हम आपको एहसास दिलाते हैं, और क्या। नहीं, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगी मेरी ऑडियंस की तरफ से भी कि आप जितने डांस परफॉर्मेंसेस जो आप कह रहे हैं इस तरह के करते हैं, सो इट्स सो रिफ्रेशिंग। आपको हमेशा लोगों ने एग्रेशन में देखा हो और एकदम से इस रूप में देखें तो जिंदगी सहज भी हो सकती है, ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाता है। नहीं, क्या है वो हंसने के लिए एक अच्छा है कि जी। वो बहुत सही तरीके से डांस करने वाला और मेरे जैसा गलत तरीके से करना, तो लोग मेरी तरफ देखेंगे क्योंकि गलत की तरफ पहले नजर जाती है माफ ना। कीजिएगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे कि लोग गुड रिलेट करेंगे कि हम बहुत बुरा करते हैं, कोई है जिसकी तरफ हम देख सकते हैं, प्रोफेशनल डांसर नहीं है। नहीं, सीरियसली ना, वो बहुत ही refreshing। महाराष्ट्र में गणपति के फेस्टिवल में वो नाच रहे, वो विसर्जन को जा रहे, तो वहां एक कहीं कोने में कोई एक जो बंदा होता है, वो कोई शराब पिया हुआ भी वो कहीं चलते रहता है, और वो कुछ नहीं, वो धुन पे वो अकेला अपना ऐसे ऐसे कुछ उसका ऐसे चलता है, तो पूरे इतने नाचने वाले लोग हैं, उसको छोड़ के उसी की तरफ जाता है। मेरा परफॉर्मेंस नाच के बारे में वैसे होता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, सबको बहुत भाता है और आम आदमी बहुत उससे कोरिलेट करता है आपको। आपने अभी डायलॉग्स की बात की है सर, मैं गमन से अगर वापस वहां पे आऊं 1978 की फिल्म, सबको मालूम होगा मुजफ्फर साहब की, नाना की पहली फिल्म और आज की फिल्म, आपके डायलॉग्स लोगों को याद नहीं रहते हैं, लोग दोहराते नहीं हैं, यहाँ हिट करते हैं। तो ये आपका ऑनेस्ट एफर्ट होता है या जो डायलॉग राइटर उनको पता है कि एज इफ नाना इज हियर तो डायलॉग ऐसे होने चाहिए। इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ दूं, डायलॉग में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो ही लोग जाने जाते हैं, एक आप और राजकुमार साहब। राजकुमार साहब को हम बहुत एहतराम करते हैं, उनके डायलॉग्स, लेकिन वो एक बड़ा रॉयल होता था। आप आम आदमी के मसीहा हैं, तो आपके डायलॉग्स तो एकदम जुड़ जाते हैं, हिला देते हैं। तो ये आप सोच के करते हैं या हो जाता है, कैसे हो जाता है? ये सच हो जाता है। सोच के मतलब पहले हम जब लिखते हैं, हमारा राशिद करके है राइटर, बहुत कमाल का लिखता है, तो वो लिखते, हम ऐसे बोलता हूँ मैं, पहले लिखते नहीं, हम बोलते रहते, मैं बोलते रहता हूँ ऐसे, और उछलते उछलते मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो नोट कर लेता है, फिर वो, और वो उस उर्दू बहुत कमाल की लिखता है और बेहतरीन राइटर है। तो फिर कहता है कि नहीं सर, वो ये आपने जो बोला था वो अच्छा है, ये अच्छा है, तो हम वो उसको मैं बुन लूँगा, और फिर हम लगातार करते रहो ना, फिर वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा हो जाता है, वो ऐसे ही आ जाता है और फिर वो आसान हो जाता है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। अब उस दिन प्रकाश राज करके हमारा जो एक्टर है, उसने एक फिल्म डायरेक्ट की थी तड़का, OTT में। अब वो क्लाइमैक्स का एक सीन था, तो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि वो आज क्लाइमैक्स कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देना सीन में, तो कहता है चीफ यू नो एवरीथिंग। हाँ मतलब क्या हुआ, रिटर्न ये क्या है, मैंने कहा सीन क्या है, स्पोकन वर्ड्स क्या है, नहीं वो तो कुछ लिखा नहीं, यू नो एवरीथिंग। मैंने कहा पागल है, मैं कैसे करूँ यार, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो कहता नहीं मैं कैसे लिखूँ आपके लिए, मैं कैसे लिखूंगा, मैं एक तो पहले साउथ इंडियन हूँ और आपकी कैसे जुबान मैं समझूंगा नहीं। तो मैंने कहा क्या, मेरे दो ही थे ऐसे, तो उन्होंने एक मिड क्लोज लगाया, एक लॉन्ग लगाया, क्लोजअप के लिए तो था ही नहीं कैमरा, तो मैंने कहा देख लेते यार, और मैंने बोलना शुरू किया, और बोलना शुरू किया क्या 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 क्या, और जिस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब खत्म हो गया, तो मैं वो कैमरा फ्रेम छोड़ कर मैं निकल गया। मुझे लगा मैं रो पड़ूंगा, तो मैं निकल गया, रोना नहीं था। और हमारा पूरा यूनिट जो था वो साउथ इंडियन था, हालांकि वो क्या बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन सभी के आंखों में पानी आ गया। और ये प्रकाश तो ऐसा ऐसे, तो मेरा ऐसा होता है जैसे शॉर्टकट होता है, तो मैं ठीक था, तो ऐसे मेरा होता है। तो ही वाज जस्ट क्राइंग एंड हग मी, कितनी देर तक, मैंने कहा भाई हजाम बता यार ठीक था, तो कहता है सर मुझे बताओ ये मैं कैसे लिखता। मैंने कहा यार कभी कभार हो जाता है ये ऐसे, मेरा हर बात तो कहेगा बस आप कर लो ऐसे ही। तो
लेकिन वो होता तब है कि जब आपके अंदर वो पूरी कहानी पहले घुस गई है, वो कैरेक्टर घुस गया है। मैं दिखाऊंगा ये सीन के बारे में जो बोला, मैं दिखाऊंगा सीन तुझे हमारा इंटरव्यू खत्म होने के बाद, कि मुझे भी वो देखते हुए लगता है कि अरे यार ये मुझसे हुआ, अब मुझे कहोगी तो नहीं होगा, वो हो जाता है। तो वैसे है ना कि एक लड़ाई में मैं जिंदा वापस कैसे आया वो हम बयान नहीं कर सकते। काफी मेरे अगल बगल के गुजर गए हैं, मैं कैसे जिंदा वापस आया। तो उस वक्त नहीं ऐसे पकड़ना है, ऐसे मानना, ऐसे नहीं, उस वक्त जो है उस हालात में हमने रिएक्ट किया वैसे। सो दैट इज हाउ आई कुड सस्टेन फॉर 50 years with this kind of attitude and face. So मुझे ऐसा लगता है कि खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, हम किसी से छोटे नहीं हैं और किसी से बड़े नहीं हैं, यह ऐसा जब होता है तो बहुत आसान हो जाता है। रिहाई फिल्म मुझे याद आता है, हेमा जी की फिल्म थी, उसमें नसीर साहब को उनके साथ कुछ रोमांटिक सीन करना था एंड ही वाज वेरी नर्वस। क्या कर रहा था? रोमांटिक सीन करना था उनको एंड शी इज अ ड्रीम गर्ल, अभी तक उनको वही टाइटल से हम लोग करते हैं संबोधित। तो नसीर साहब ने कहा कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था कि हेमा जी के साथ में मुझे उस तरह का सीन करना। नसीरुद्दीन शाह ये कह रहा था, विनोद खन्ना जी उस फिल्म में थे एंड वी हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइम्स कि बहुत से एक्टर्स ये बोलते हैं कि आप तो गुलाम मुस्तफा रवीना टंडन के साथ में इतना कंफर्टेबली वो नाना जो हमने प्रहार में देखे, अंकुश में देखे हैं चंद्रा के साथ में, वो नहीं नजर आते कहीं। नहीं, लेकिन मुझे जब सामने कोई है तो मुझे वो ना तो कोई वो मैं कोई वो कैरेक्टर करके उसके साथ हमको काम करना है, वो कौन है क्या है हमको क्या करना। बाकी लोग हो जाते हैं अनकंफर्टेबल और कहते भी इस बात को। आप नहीं ऐसा, तब्बू है, मनीषा कोइराला है, यू आर नहीं, मुझे मतलब रेखा जी के साथ। हाँ नहीं, लेकिन वो नहीं होता मुझे, क्योंकि मेरे लिए वो रेखा ये नहीं है या मनीषा नहीं है या तब्बू नहीं है या कोई नहीं। हमारा पहले एक ये था सलाम बॉम्बे में अनीता कौर और मेरा एक सीन था, वो किसिंग सीन था। अनीता हम पहली बार मिल रहे थे और वीरा नायर ने तो कुछ नहीं, हमारा फर्स्ट टेक ओके। तो हमको कोई ये नहीं है कि अनकंफर्टेबल रहोगे तो तुमको बार बार करना है, एक बार कर दिया हाँ। तो ऐसे शॉट के बाद अगर कोई पूछता है कि वाज इट ओके, ऐसा मैंने हमको क्या मालूम यार, तुम देख रहे हो हमको कर रहे थे। पृथ्वीराज कपूर साहब हमारे पापा जी। कौन? पृथ्वीराज कपूर जी, our respected पापा जी। In film industry, he was the first person to get 1 lakh rupees. You are the first actor. क्रांतिवीर के लिए क्या? आपने 2 करोड़ की राशि ली थी सर। छोड़ो ना राशि कितनी ले, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो तो ठीक है, पैसे कोई कितने भी ले, उससे कंपेयर करना। अभी हम काम कर रहे थे प्रकाश झा के साथ एक OTT के ऊपर वो वेब सीरीज कर रहे थे संकल्प। छोटा छोटा किरदार करने वाले गांव खेड़े के जो एक्टर, अरे यार हमको इतना सीखने को मिला उनसे। बिल्कुल गट लेवल के एक्टर्स हैं वो, तो इसमें छोटा बड़ा होता नहीं। पैसे तुमने कितने लिए? सॉरी, मुझे माफ करिए आप, अगर मेरी सिनेमा को लेके थोड़ी ABC की जानकारी है तो OP नैयर साहब, शंकर जयकिशन, वो कितना ले रहा है, उससे 1 रुपया ज्यादा दे दूं। दैट वाज समथिंग लाइक ईगो से। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं उससे, अगर मेरी पहचान है तो वो गलत होगी, वो मुझे नहीं लगता। पैसे कौन कितने लेता है, मैं इतने लेता हूँ भाई, तो मुझे इतने दे दो। और अब इस फिल्म में विवेक जब आया था तो रेम्यूनरेशन की बात है, मैंने कहा मैं इतने लेता हूँ, इतने दे नहीं पाएंगे, हम कितने दे पाओगे? इतने। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत अहम था। और तू सच देखे ना क्या काम किया है, कोई ऐसे नोन नहीं, एक ये हमारी पल्लवी छोड़ के कोई नोन नहीं है उसमें, मतलब जैसे नोन समझते हैं हम, लेकिन क्या एक एक ने काम किया। हाँ, लगता है कि नहीं वो किरदार वो वही है। तो ये बहुत जरूरी होता है। मुझे पूरा यकीन है ये फिल्म जो है बहुत लोगों को रास आएगी, वो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस दायरे से सभी कोई गुजरे थे और वो गुजरा हुआ जो पल है वो नहीं दिखाया। उस वक्त तुम्हारे उस एगनी से बाहर निकालने के लिए इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, वो तो उनका जो एफर्ट है वो झगड़ा है। और वो कुछ नहीं, आम औरतें हैं,
जो बर्तन भी मांज रही है, ये भी कर रही है, सब कुछ जो आप लोग करते हैं वही कर, और उसके बाद ये इन्वेंट कर रही है। ऐसे कमाल। कोवैक्सीन को तो मतलब कितना सप्रेस किया सब पूरे दुनिया में, लेकिन आज तो प्रूव्ड है कि कोवैक्सीन इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट। राजकुमार साहब के बारे में बहुत कम कहा सुना जाता है, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ प्लीज शेयर करिए। नहीं, वो मतलब जैसे पिताजी हमारे होते उसका तो मेरी कितनी परवाह करते उतना ही करते। बट हाउ वाज ही अदरवाइज? आई मीन Amazing. सेल्यूलॉइड से अलग। अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग। कभी वो मेरे लिए स्वीट्स लेके आते थे घर से ना, तो एक दिन हम केले का फूल होता है ना, उसकी एक सब्जी बनाते हैं महाराष्ट्र में, उसको बहुत वो बराबर साफ करनी पड़ती है, उसके बीच में के होता है, नहीं तो वो कड़वी हो जाती है। तो वो बनाई थी माँ ने, तो मैं वो डिब्बे में लेके गया था, और तुम्हारा डिब्बा मुझे दे दो, ये ले लो तुम, ये खाओ। तो उन्होंने वो खाई, और फिर खाने के बाद वाह माँ जी को कहना कीमा बहुत अच्छा था। मैंने कहा ये कीमा नहीं है, ये केले के समय। नहीं नहीं ये कीमा है। मैंने कहा नहीं राज जी, ये केले का फूल होता है, उसकी ये सब्जी है। और रोज कुछ कुछ नाना सीन देखा तूने? आपने कभी, तूने नहीं बोला। नाना सीन देखा आपने? हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक ही है, जिस तरह के फिल्म कर रहे हैं उसमें ठीक है। नहीं यार वो ऐसे ठीक नहीं, जरा ठीक कराओ वो उसे। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद कुछ उसमें एक आध लफ्ज इधर उधर किया, उन्होंने हम इतने भी मूर्ख नहीं है, समझेंगे नहीं, इधर का वर्ड इधर करेगा, चलो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, चलो करते। लेकिन वो जिस उनके बारे में जो मिथ थी ना, ये पैसा कुछ बहुत कमाल का प्यारा इंसान, बहुत प्यारा इंसान। आपने मिथ की बात की, बहुत आपको लेके मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, लेकिन मैंने तब भी कहा था कार्यक्रम में, स्टेज पर, आपसे फोन पे भी कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, आपको लेके लोगों के मन में इतनी दहशत, इतना खौफ, इतना डर नहीं, मतलब कौन कहेगा? आप उस दिन जब चीफ गेस्ट की तरह आए थे भारंगम में, हवाई पहन के, बिल्कुल खादी सूती पहन के, चीफ गेस्ट आ रहे हैं प्रोग्राम में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, थिएटर पर्सनालिटीज के बीच में, बाकी सफारी में है, विद ऑल रिस्पेक्ट, आप जब भारंगम में आए थे एनएसडी में, आप चीफ गेस्ट सो आपको कभी नहीं होता कि आई एम नाना पाटेकर द ग्रेट एक्टर? और बाबा मुझे, मैं सच कहता हूँ, अभी ये जो 2 कैमरे चल रहे हैं, इस वक्त मुझे एक्टिंग करने की जरूरत है, मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन वहां जब मैं उस कैमरे के सामने, मैं जो हूँ नाना एक्टर को, तो उस कैमरे के सामने हूँ ना, यहाँ भी एक्टिंग करता रहा तो कैसे चले? वो तो सभी वस्त्र उतार कर वो फिर वहां जाओ, दोस्तों का मिलना। और मेरी अगर वस्त्र से पहचान है, मेरे जूते से है, मेरे घड़ी से है, ये मेरी घड़ी मेरा सुधा करके दोस्त है, उसने दी हुई है, कितने 50 साल पहले दी हुई। मुझे दूसरे दिन, अरे यार ये क्या कुछ कौन सी, मैंने कहा यार ये घड़ी नहीं है, ये सुधा है, वो उसकी याद है। तो कितना अच्छा है यार। नहीं, हमने चंद्रमोहन जी जैसे एक्टर देखे हैं अपने जमाने के 1940 के दशक के, 1-2 फिल्मों के लिए उन्होंने कहा कि अरे मेरा कोटी पहना देते एक्टर को, फिल्म चल जाती। हाँ नहीं भाई, अब मुझे नहीं मालूम, मैं उस किस्म में ना, तो मैं जानता हूँ ये, मैं उस किस्म का हूँ नहीं। मैं, मुझे लगता है कि मेरी परीक्षा रोज होती है, जैसे हमारे क्रिकेट आता है, कल तुमने सेंचुरी मारी है, हमको मालूम नहीं यार आज के मैच में क्या कर रहे हो, तो वो जो है वो बहुत अहम बात है। मेरी परीक्षा आज के जो बच्चे हैं उनके साथ मुझे काम करना पड़ता है, उनके साथ में दौड़ना पड़ता है, तो मेरी उतनी नमझास होनी चाहिए। आपको देखिए ऐसा क्यों लगता है कि आपकी अपने आप से बहुत लड़ाई होती है? वो नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? तो नाना को अपने आप से भी परेशानी मतलब जहाँ कोई गलत काम मैं करता हूँ तो मुझे वो एहसास तो मुझे होता ही है ना, करते वक्त वो कुछ लालच होगा शायद, लेकिन बाद में तो एहसास होता है कि ये गलत है, तो हमने क्यों किया। आपने अभी नूतन जी का जिक्र किया, मैं सुजाता बंदनी की बात, अरे वो प्रतीकों की, बिंबों की बात होती है, मेटाफर्स की बात होती है, तो विमल दा ने जो उसमें किया कि एक औरत जो देख रही है कि मेरा होने वाला पति, उसकी शादी हो गई है, वो अंदर बेड पे है, उसकी पत्नी को मैं मार सकती हूँ, और वहां वेल्डिंग का काम चल रहा है, वो स्टोव जला रही है, आग भीतर है कि बाहर है कि सामने है। विमल दा ने क्या वो बनाया ऐसा सीक्वेंस, ओ माय गॉड। एंड इट्स ओनली, जो आपने भी खुद कहा, नूतन जी के एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ तक, वो जो क्रिएट होता है नाना सर, I think you are the only actor in the film industry with respect to all other actors
You are the only actor, at least I can say from my मैं side. वो लता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जी, लता जी ने कहा मैंने जब भी गाने गाए तो जब नूतन गाती है मेरे गाने तो लगता है कि वो गा रही है, मैं नहीं गा रही। जी, नूतन जी हालांकि वो भी बहुत अच्छी सिंगर थी, singer. उन्होंने फिल्मों में गाना गाया है। Seriously, sir? और क्या, मैं बताता हूँ तुझे, और तू गूगल पे जाके देख ले। हाँ जी। हाँ, तो वो क्या बात है? बेहतरीन सिंगर थी बहुत। और हम एक फिल्म करने जा रहे थे गैंग, तो माँ का रोल वो कर रही थी, तो मैंने पहले ही नजर को कह दिया, मैंने कहा मदर माँ का रोल कौन कर रहा है? तो उसने कहा अभी मैंने कहा नूतन जी कर रहे तो मैं फिल्म करूँगा। तो नूतन जी ने हाँ कर दिया था, मैंने कहा हाँ। और शूटिंग के 2 महीने पहले कुछ उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने ना कह दिया। तो मैं उनको, इफ्तिकार जी थे, जी, दादा मुनि, प्राण जी और नूतन जी, हफ्ते में एक बार मैं फोन करता क्या था बात उनको, और मैं फोन करके मैं कहता था कि मैं झुक गया हूँ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जी, मेरे लिए बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े। दादा मुनि हमेशा कहते ए आजा, तो इधर आजा, चल हम थोड़ी थोड़ी शराब पियेंगे। मैंने कहा मैं आता हूँ दादा मुनि। तो फिर मैं कभी नहीं गया, तो मुझे आखिर में बोले तू कभी आया ही नहीं। मैंने कहा फिर वो एक बार आता तो फिर वो दोबारा बुलाते या न बुलाते, इसलिए मैंने वो रखा। मैंने कहा वाकई रहने दो। आपके बहुत क्लियर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। ये शुरू से ऐसे था या फिल्मों में आने के बाद? नहीं, मैं यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर नहीं, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट नहीं, मैं मुझे ऐसा ही, मैं ऐसा ही हूँ। मैं मेरे साथ रहना बहुत शायद किसी को मुश्किल होता होगा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ। एंड चंद्रा के साथ आपकी एसोसिएशन बहुत बहुत अच्छी रही। अंकुश की बात करें, बहुत कमाल। वजूद की बात करें, वजूद का सर मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगी। मैं फिर कहूँ आप अकेले एक्टर होंगे। हमने नया दिन नई रात देखी संजीव कुमार साहब के साथ, जिसमें उन्होंने सारे रस जो है वो दिखाने का प्रयास किया। ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रिपल रोल, अमिताभ बच्चन जी का महान में था और भी बहुत सारी फिल्में। बट आई थिंक द रोल यू प्लेड इन वजूद सर, I mean, you are playing theater actor in that. You are theater personality. You were not actor in that initially. आप बाद में acting में आते हैं। Within that, आप फिर वो अलग-अलग सरदार जी बन जाते हैं, आर्मी वाले, फिर आप कुछ और बन जाते हैं, फिर कुछ और बन जाते हैं। ये जो dimension था, being coming from theater, then playing a theater personality in the film itself as a character, and then getting into very many characters, ये attempt कभी हुआ ही नहीं। अब लेकिन you should give this credit to चंद्रा, चंदू का और मेरा वो दोनों का ये भी बहुत अच्छा था, मेल अच्छा था जी। लेकिन ये सभी है चंदा का, मेरा नहीं। नो आई एम सॉरी, आप बड़प्पन है, आप, मैं समझ सकती हूँ आपकी मॉडेस्टी को, बट सर आपको बताना पड़ेगा जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको कि ये जो चीज थी, ये किसी फिल्म में किसी एक्टर को इतना स्कोप मिलता नहीं है। इट्स ओनली नाना। बताइए ना प्लीज हमारे को। नहीं, वो एक बार वो उसमें एक चंदू की एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पे उसका विश्वास बहुत था। नाना ये कर, तो मतलब वो कहीं बताता नहीं था कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, है ना दोस्तों, वो ऐसे इतना ही बताता। और फिर वो जैसे वो प्रतिघात में एक सीन था, मैं वो झंडा लेके मैं झंडा ऊंचा वो उसको ये करते थे, बस सही नहीं है तो मैं झंडा उसको खोल डालता हूँ उसको औरत के, और मैं कहता हूँ झंडा ऊंचा रहा। मतलब मैं बोलते मैं रोने लगा, और वो रोते हुए मेरी वो लार जो है वैसे गिरने लगे, और वो ऐसी तार आती है ना तो वैसे, और मैं रोता ही रहा। तो हमारा कैमरामैन जो था उसने कैमरा छोड़ दिया, वो भी ऐसे देखता रहा। चंदू देख रहा है, अगल बगल के लोग देख रहे हैं। रोहिणी थी मेरे ख्याल से उस सीन में, हतंगड़ी। तो रोता रहा तो फिर एंड में मैंने शॉट लगा, मैंने कहा कट बोलेगा all of them were having tears in their eyes। तो लेकिन वो हो जाता है, इतना भरोसा जब तुम्हारा, सबके साथ नहीं। आप बार बोल रहे हो जाता है, नो इट्स नॉट हो जाता है। नहीं, मैं अब ये जो करने जा रहा हूँ ना, वो कल जो हमको सीन सुझा है ना, मैं उसके बाद मुझे लगा कि नहीं हमको क्लाइमैक्स मिल गया, क्या मस्त मजा आएगा। तो वो बच्चे जैसा ही होता है, वो एक खिलौना मिल जाता है हमको। और ये जो सब किरदार जो है, मैं जब देखता हूँ, उस दिन वो फिल्म देख रहा था शक्ति द पावर। जी। अरे बाप रे, आज मुझे बोलो तुम वो रोल, मैंने कहा मुझे नहीं आएगा, ये हो गया। मुझे नसीर ने फोन किया था, काठमांडू में था नसीर, वो कहता है यार तू गाली दे, मुझे कहता है तू साला कैसे वर्क करता है यार अपने रोल पे।
हाँ कितना अच्छा। नसीर तो नसीर को मैंने ऐसे ही यार ये बात मैं बोलूँ ना बोलूँ, नसीर को मैंने कहा कि सभी रोल में श्याम या गोविंद या सभी तुमको लेते थे, हमको कोई नहीं लेता था। तो मैं भगवान से मन्नत मांगी थी कि इसको कुछ होना चाहिए, हाथ टूट जाए पैर टूट जाए तेरा, फिर वो रोल मुझे मिलेंगे। तो कहते साले तू ऐसे सोचता था मेरे बारे में? मैंने कहा हाँ। तो कहते मैं भी सोचता था, तेरी फिल्म लगती तो मैं सोचता था इसकी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा साला क्या तो नहीं, शक्ति द पार सर, मैं कहूँगी वो फिल्म किसी को डराती है और वो उसमें सारा क्रेडिट आपकी एक्टिंग को जाता है। लेकिन तूने नसीर का वो प्ले देखा है आइंस्टाइन? मैं माफी चाहती हूँ। वो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे कभी थिएटर नहीं करना चाहिए, मतलब बस ऐसे यही तो सिर्फ बड़प्पन नसीर ही कर है, सकता। यही आपका बड़प्पन है। मैंने बड़प्पन नहीं है, वही कंपेल मी टू से सो। अरे यार अकेला बंदा स्टेज पे 1.5 घंटा जो ऐसे ऐसे हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ऐसे क्या यार है हमारे पास ऐसे, हमारे पास रेफरेंसेस है इतने बड़े बड़े बड़े, तो हमको अच्छा काम हम कुछ तो थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। बस मैं बहुत समय आपका ले चुकी हूँ, सिर्फ 2-3 सवाल जल्दी से बोलो। पूछूंगी, उसके बाद इजाजत होगी आपसे। वजूद में आपको गुलजार साहब अवार्ड देते हैं। हाँ गुलजार साहब के साथ बाद में आपने गुड्डू की। मैं एक बात बताता हूँ, गुलजार साहब को, अब चंदू उनका असिस्टेंट था ना, तो गुलजार साहब को उन्होंने कहा कि वो अवार्ड देने का जो शॉट है वो आप दे दे। नहीं यार चंदू नहीं ऐसे बहुत बार बोला। अब गुलजार साहब कैमरे के सामने इतने डरते हैं, इतने डरते हैं, मतलब फिल्म में काम करना था ना, वो इतने डरते थे। मैं आपको वही बता रही हूँ, एक बार जोड़ना नहीं चाह रही हूँ। वो तो ये शॉट दे रहे थे ना, तो इतना पसीना पसीना हो गए थे। वो देते वक्त 2 लाइनें बोलनी है, तो जैसे कैमरा बंद हो गया, मैं कह रहा आप जब बोलते हैं ना 1 मोर, अरे ये ऐसे नहीं किया, 1 मोर समझ में नहीं आता, अब समझ में आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो दिख रहा है उनकी आवाज नहीं है, डब किसी और की आवाज में किया है। नो, हो ही नहीं सकता। गुलजार साहब की आवाज कौन डब करेगा? मुझे माफ करें, मैंने कोई और फिल्म देखी उसमें उनकी आवाज किसी और की डाली हुई है। नहीं वो डर के मारे उनकी आवाज वैसी आई होगी। That's so nice। और गृह प्रवेश फिल्म जो थी उनकी, गृह प्रवेश एक फिल्म थी उनकी, संजीव कुमार, शंकर चकोर, दिनेश ठाकुर था। उसमें उनको खाली चाय पीनी है, महफिल बैठी हुई है, वो चाय का कप नहीं उठा पा रहे। बोले एक्टिंग मुझसे नहीं होता। बोले चाय पीनी है आपको, उसमें भी दिक्कत है। बोले यार तुम कैमरे के सामने करवा रहे हो ना। तो वही सेज लाइक दिस, एक्टिंग इज नॉट माय। जब उनको किताबें जाती हैं बंद अलमारियों के शीशों से, वो जब वो जो जिस तरह से उन्होंने हमारे 10 कहानियां में वो 10 कविताएं लिखी थी, हर एक एक्टर के पास से उन्होंने बुलवाई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि तो मुझे एक कविता आई, तो मैं उनको 10 बार फोन करके, फिर ये कैसा है गिलहर का, ये कैसा है बोलना है, ये कैसा, ये लफ्ज, ये तो कहता है तो कैसा बकवास आदमी है, अकेला तू है तूने मुझे फोन करके पूछा ये कैसे बोलना है। बाकी मैंने कहा बाकी लोगों को आता है, मुझे नहीं आता, अब क्या करेगा। मैं इसीलिए उर्दू मुझे नहीं आती, वो या वो हिंदी जो साफ सुथरी एकदम हिंदी जो होते हैं, बच्चन साहब हमारे बोलते हैं, हमको नहीं आती। अगर वो बोलनी है हम आपको लिख के देंगे, हम रटेंगे, फिर देखेंगे, अभ्यास करेंगे उसका, फिर आ जाएगी। लेकिन अभ्यास का वो कोई दूसरा पर्याय नहीं, उसका विकल्प नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपका एक एक शब्द थोड़ा बहुत, हम लोग भी काम करते हैं भाषा की दृष्टि से, मुझे क्षमा करें आप, छोटा मुंह बड़ी बात, बट आप जब भाषा डायलॉग बोलते हैं सर, तो एक एक शब्द इतने कन्विक्शन से आता है, अटैक करता है सीधा। लेकिन कन्विक्शन तब आएगा जब अभ्यास करोगे। आपको मुझे तू सिखाएगी, अगर तू बताएगी नहीं ये ऐसे ऐसे, वो मैं एकदम बिल्कुल जहन डाल के मैं काम करूंगा, मैं सीखूंगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये सही है। अब वो सही है, वो फिर वो डिलीवर करने में बहुत आसान है। अब तो सब इंग्लिश है, रोमन है, पॉलिश है। हाँ नहीं, रोमन भी आप बोलो या तुम अंग्रेजी बोलो, तो अंग्रेजी तुम लिख के दे दो, उसका एक्सेंट बोलो। अभी ये काला फिल्म जो है मैंने पूरी की पूरी तमिल में डब की है। मैं तो हाँ क्या क्या बोलना है, कैसे ऐसे, हाँ तो वो तमिल लाइन में सुनता था, इधर माइक है मैं डबिंग के लिए, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, वो कान में वो संभालो, फिर यहाँ से निकाल दो। ऐसे मैंने की पूरी फिल्म की है तमिल में। मुझे ही ताज्जुब लगता है कैसे हो गया, लेकिन वो अगर ठान लो तो हो जाता है।
इतने एक्टर्स जैसे आप सबके साथ काम करते हैं, कभी रहा कि कुछ और बेटर हो सकता था फिल्म बनने के बाद, अपने आप से आपका ये वो तो लगता ही है ना, कभी भी कुछ भी और किसी को लेकर बहुत सेटिस्फैक्शन की या कुछ काम हुआ? मुझे वो जो मैंने था ना शक्ति जो की तो मुझे हाँ। लगा बहुत अच्छी हो गई, या वजूद, तो मुझे लगता है कि वजूद चली नहीं हालांकि, लेकिन और उसकी वजह से चंद्रा को थोड़ा सा ये हो गया चंद्रा। सर अच्छी फिल्में चलती क्यों नहीं है? मेरा नहीं, नाम नहीं, जोकर नहीं। हो, ये हो, अभी हमने उस पे जावेद अख्तर साहब आए थे तीसरी कसम पे, बहुत एट लेंथ हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम किया। समझने में वक्त लगता है अच्छी फिल्मों को, मीडियोकर चलती हैं ज्यादा, या क्या आप कहेंगे, मतलब क्या आम जनमानस के जहन में है? मेरे समझ में नहीं आता, मुझे लगता तीसरी कसम तो मुझे इतनी कमाल की फिल्म थी, क्या काम किया था। और अब आपको मालूम नहीं होगा कि राज कपूर साहब और वेदा जी, इनकी कंबाइंड डेट ही नहीं थी। ओके, आइसोलेशन में दोनों की शूटिंग हुई है बहुत सी। माय गॉड जी। एक हाथ 2 दिन कुछ होंगे शॉट। फिर बहुत प्यारी फिल्म बनी, वो शैलेंद्र साहब को ले गई फिल्म, बहुत दुखद रहा वो अपने आप में, लेकिन आज भी कर शैलेंद्र साहब। मेरा नाम जोकर फिल्म के साथ भी यही हुआ। कमलेश्वर जी को, राज साहब को कहना पड़ा, क्योंकि उस समय वो हेड थे सेंसर बोर्ड के, कि बॉबी मेरी पास कर देना भाई, मैं बहुत डेड पे हूँ। इट्स ऑन रिकॉर्ड, कमलेश्वर जी ने किसी किताब में जिक्र किया, तो मैं बना के नहीं बोलूंगी दोस्तों। मैं लेकिन तुझे अभी हमारी वजह थी आज इंटरव्यू की, ये वैक्सीन बॉल जी, वैक्सीन बॉल, या मुझे एक बात कहना है कि एक बंदा इस विषय पे कभी फिल्म हो ही नहीं सकती। ये फिल्म का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर मैं इतने पैसे खर्च करूं, हालांकि उसने अपने पैसे लगाए हुए हैं। तो एक बंदा इस तरह से काम, मुझे नहीं नाना मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, मैं इतना, लेकिन वो पैसे जेब में लेके भागा नहीं, वो उस बंदे ने फिल्म के ऊपर पूरा खर्चा किया जिस तरह से किया। मुझे उसका वो जो पैशन है विवेक का, बहुत हाइपर बंदा है, मतलब ये और ये सिंक्रोनाइज नहीं होता उसका। तो वो, लेकिन जिस तरह से वो आपके झोली में डाल देता ना कैरेक्टर, वो करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे उसके लिए मैं ये फिल्म का हिस्सा में बन गया। वो कल 28 के बाद तो लोगों को पता चल जाएगा क्या फिल्म है। आज हम बोल रहे वो अलग, एक बार वो लोगों को पसंद आने के बाद वो फिर कोई कुछ रहता नहीं। लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार तू देखेगी तो मुझे मालूम है कि तू दोबारा जाएगी। नहीं, मैं ये आप सबके लिए भी है दोस्तों, एक बार देखेंगे तो दोबारा जरूर देखेंगे। हालांकि नाना सर की फिल्में होती है ऐसी कि बार बार देखी नहीं, ये मेरी फिल्म नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये फिल्म जो है जी, मैं उस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये फिल्म में मैं नहीं हूँ। तू देखना, मुझे बड़ा, मैं अब एडिटिंग वो उसकी चल रही थी तो मैं उसको बोल रहा था कि कहीं मैं नाना नहीं ना नजर आ रहा, मैं नाना नहीं ना नजर आ रहा। पर नाना होते हैं हर किरदार में। मैं आपसे ये कुछ दिन पहले पूछना चाह रही थी, नाना खुद से बाहर नहीं आ पाते, मुझे क्षमा करें आप। हाँ बोलो। नाना खुद से बाहर नहीं आ पाते, हर किरदार में नाना की छाप होती है। उनकी पृष्ठभूमि के जो पसोपेश रही है, जो चुनौतियां रही हैं, जो झंझट और जो झंझावात रहे हैं, वो परिलक्षित होते हैं। उस वक्त ने जो झिंझोड़ दिया था तो उसका कुछ तो निचोड़ रहेगा ना यहाँ, तो थोड़ा सा तो मतलब ये छलकता है, तो वो छलकता है, तो उसके लिए मैं एक्टर करके मैं छोटा हो जाता हूँ। लेकिन है, मैं मतलब वो छोटापन भी मैं बड़ा समझता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से तो मैं इतने साल 50 साल हो गए मैं आई कुड लिव गया। दिलीप साहब इतना फिल्मों में डूब जाते थे, एक वक्त के बाद उनको कहा गया ये फिल्में बंद करो, देवदास टाइप, फुटपाथ टाइप, और आ जाओ इस पे आप, कोहिनूर, मिस्टर आजाद, सीने में सुलगते हैं जी। तो वो उनको साइकाट्रिस्ट के पास जाकर लिटरली ट्रीटमेंट देना पड़ा था। तो गुरदत्त साहब का मुंह भंग हो गया तो उन्होंने अटेम्प्ट शुरू कर दिए, जिसमें एक बार वो सक्सेसफुल हो गए। कौन? गुरदत्त साहब। उससे पहले भी 2 दिन ऐसी कोशिश नहीं, कर लेकिन क्या 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 होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि शॉट होने के बाद मैं इमीडिएट वहां से बाहर निकलता हूँ और पूछता हूँ वाज इट ओके। अगर वहां रहोगे ना तो वो बहुत परेशानी होती है। हमारी जो गुरु है विजय मेहता, तो उनका कहना हमेशा है एक ट्रिगरिंग पॉइंट करके आपके इमोशंस इस्तेमाल करो, वहां रहोगे तो बहुत परेशान हो जाओ। अगर कोई कहता है कि नहीं उस सीन में वो इतनी रोती रही, बाद में उनको तो वो बेहोश हो गई, मतलब वो कोई जो भी कोई होगी, तो वो एक्ट्रेस, वो सही एक्ट्रेस नहीं है मेरे हिसाब से। रोई रोई रोई, जब तक कैमरा चालू था तब तक रोई, बहुत बाद में हाँ ठीक था, ये इतना होना चाहिए।
वहां रहोगे तो बहुत तकलीफ होगी उधर से निकलना, और एक ही जहन में कितने कैरेक्टर रखोगे तो फिर झगड़ा होगा, तो झगड़ा हुआ तो अटैक आएगा। ओके, विजय मेहता जी का आपने जिक्र किया, तो दुर्गा पोटे जी ने एक बार कहीं कहा था एक मैसेज के तौर पे कि आप झाड़ू भी लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि यहाँ से गुजरने वाला पूछे यहाँ झाड़ू। मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं कभी भी मैं घर साफ, मैं डांटता, मेरी झगड़े इसी, ये क्या है, ये कैसे किया है, ये क्या है, वो खुद लेके फिर करो। वो मैं घर नहीं साफ कर रहा हूँ, वो एक्टिंग का ही हिस्सा है। जब वो करना है तो वो मैं बहुत आसानी से करता हूँ। परफेक्शन मैं तो हमारे कुछ एक्टर जो कचरा निकालते हैं झाड़ू लेके, तो पेंटिंग कर रही है, झाड़ू मार रही है, समझ में नहीं आता। नाना सर, बस एक तरह से इसको अंतिम सवाल ही समझिएगा। गुलजार साहब का हुतुतु की बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा मैं अब फिल्म डायरेक्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल, क्या हुआ? वो उस फिल्म का उन्होंने जो शूट किया था, वो बाद में उसके बहुत दखलअंदाजी हो गई और बहुत काट कुट के, तो उन्होंने कहा अब मुझे नहीं, अब दिल नहीं कर रहा। यश जी ने भी कहा ये मेरी आखिरी फिल्म है, वो दुर्योग रहा कि उसके बाद वो चले भी गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, कलाकार किसी पड़ाव पे आके खुद भी ये महसूस करते हैं कि वहाँ खाली हो रहा है। तो हो जाते हैं ना हम तो कहीं, और सहने की ताकत खत्म हो जाती है। सहने में मैं कभी कभार मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, तो मुझे कभी लगता है कि नहीं, मैं सह नहीं पाता, अब मुझे वो, तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो मैंने कहा वो गुस्सा होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तकलीफ होती है। तो मेरी तकलीफ खत्म करने के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं काम करना। वो ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, वो तकलीफ मैं सह नहीं पाता। कन्फेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कन्फेशन तो वो अलग से, उसका क्या बेहतरीन फिल्म बनाई, बहुत अच्छी। लेकिन मैं वैक्सीन वॉर का कन्फेशन में फिर भी एक परफॉर्म करना है, ये है वैक्सीन वॉर, नो परफॉर्मेंस नथिंग, एक पूरा मिलके एक एक्सपीरियंस है। और उसकी आदत क्या है, इतना शूट करता है और काट कूट के फिर इतना बना के आपको दिखाता है। एक पूरी फिल्म एक इम्पैक्ट है। वो लास्ट में मुझे कह रहा था, नाना यार तू उदय होना चाहिए था चेन्नई में, वो सीटियां बजा रहे यार तेरे डायलॉग पे। मैंने कहा मेरे डायलॉग पे नहीं यार, तेरे मेकिंग पे सीटियां बजा रहे, मेरे ने, वो मेरे मुंह से मैंने तूने बुलवाया है। लेकिन वो क्या, कोई भी होता तो भी वही होता, क्योंकि तूने ये जो बनाए, मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन होता तो यही, अंजाम तो यही होता। थैंक यू विवेक। नाना को क्या लगता है उनकी कौन सी फिल्म जिससे वो सबसे ज्यादा जाने जाएंगे? ऐसे नहीं मुझे लगता। उस वक्त अब तक 56 जो है, उस वक्त करते वक्त वो लगता था कि नहीं वही और कुछ नहीं तो होता है। एक हमने आँच नाम की फिल्म की थी, आँच करके कभी जाके देखना, वो मुझे लगी थी अरे यार वो क्या फिल्म थी, कुछ अलग ही फिल्म है, देख लेना आँच करके। उसके मीम्स ये बहुत बने हैं, उसके छोटे छोटे डायलॉग्स के ऐसे। आप नाना से कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से तो सारे बोलते हैं, नाना जो खुद से कुछ नहीं कह पाते, नहीं, कुछ नहीं बाबा जी, अगर यही मैं थक न जाऊं तो शायद मैं और 1-2 साल काम कर पाऊंगा। थक न जाऊं मतलब अपने आप से, मतलब जो हालात होते हैं वहां, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं वो परेशानी अगर मैं झेल नहीं पाऊंगा तो मैं रुक जाऊंगा। अगर वो परेशान कोई ना करे तो बेहतर है, तो फिर थोड़ा काम करता रहूं। नाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? नाम फाउंडेशन तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गया, तो मैं रिटायर्ड कभी हो ही नहीं सकता। तो अब मैं ये काम अगर नहीं करूंगा तो नाम फाउंडेशन है। नाम फाउंडेशन का काम हमारा अभी यहाँ जयपुर वगैरह, मतलब वो उस इलाका क्या बोलते हैं उसको, जयपुर जोधपुर वगैरह, राजस्थान में है, फिर कश्मीर में है, फिर आसाम में है। नाना सर, आपकी बात को सब कान देते हैं, हाँ, फिर दिमाग और दिल भी जाता है। इतने लंबे समय तक आज भी लोग इतना प्यार करते हैं, तो मैं मतलब शुक्रिया कह के आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये वापसी के रास्ते पे आखिर तक मैं अच्छा कुछ करने की कोशिश करूंगा और आपको दूर जाने नहीं दूंगा मैं। हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं सर आप इसी तरह काम करते रहें और नए एक्टर्स के लिए आप रोल मॉडल हैं। ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहे। सिनेमा की जो लेगेसी हम कहते हैं कि सोहराब मोदी महबूब खान साहब से भी, शांताराम से होते होते, बिमल दास से होते होते, बासु दास से, ऋषि दास से होते होते, गुलजार साहब से होते होते, विशाल भारद्वाज तक आती है। संजय लीला भंसाली का जिक्र हम नहीं कर पाए, फिर कभी करेंगे। तो ये जो लेगेसी है वाकई वो सही मायने में आगे तक पहुंचे,
जिस पे हम फख्र कर सकें। नाना उसके बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, आशा करते हैं कि वो इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे, हमें भी इंटरव्यू दोबारा देते रहेंगे। अरे थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत। थैंक यू।